हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। इन continuation of three-dimensional geometry, the chapter which we had started some times ago, today we are going to see one very important concept related to three-dimensional geometry, that is angle between two planes. आज की क्लास में हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 11 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करने जा रहे हैं जो कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है। इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, इसलिए ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को अच्छे से समझने के लिए। उसमें भी स्पेशली प्लेन्स को अगर हमें समझना है तो उसके लिए ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स जो आज के सेशन का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर हमें किसी क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में हो सकता है कि एक पार्ट ये भी हो कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स निकालने के लिए हमें कह दिया गया हो। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आईआईटी जेईई मेंस में, और जो मेंस और एडवांस की तैयारी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इट विल बी नीडेड देयर। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी, जैसे जैक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल, या यूपी स्टेट बोर्ड है, या बिहार स्टेट बोर्ड है, हरियाणा स्टेट बोर्ड है, पंजाब स्टेट बोर्ड है, राजस्थान स्टेट बोर्ड है, गुजरात स्टेट बोर्ड है, इन सभी के सिलेबस में ये है 12th क्लास में। तो उनके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये किसी भी इंडियन स्टेट के 12th क्लास बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मान रखिए कि हम यहाँ पर दो प्लेन्स बनाते हैं। एक प्लेन हमारे पास ये है, ये प्लेन हमने बनाया। एक दूसरा प्लेन हमारे पास कुछ इस तरह का है, मान रखिए कि ये इस तरह का है। तो हमें जो है इन दोनों प्लेन्स के बीच में अगर एंगल निकालना है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो उन दोनों के बीच का एंगल अगर आप देखें तो वो तो ये हो जाएगा। या फिर एक काम हम ये करें कि इसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर से ऐसे जाएगा। नॉर्मल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा क्योंकि एज नेम सजेस्ट्स, और इसके भी नॉर्मल वेक्टर का यहाँ पर इस तरह का ही सिचुएशन बनेगा। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि ये दोनों नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहे होंगे वो एंगल ही इनके बीच में भी बन रहा होगा, इन प्लेन्स के बीच में भी बन रहा होगा। ठीक है, तो हम क्यों ना ये एंगल निकाल दें, तो वो हमारा अपने आप ये एंगल भी निकल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? तो मतलब ये है कि हम इन दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल करके हम इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। मान रखिए कि हमारे पास पाई 1 एक प्लेन है और पाई 2 दूसरी प्लेन है, और उनके बीच में थीटा एंगल है। एक का नॉर्मल वेक्टर n1 वेक्टर से डिनोट हम करा देते हैं, दूसरे का n2 वेक्टर से डिनोट करा देते हैं। अगर थीटा इनके बीच में, मतलब n1 और n2 के बीच में थीटा अगर हम एंगल सपोज कर लेते हैं, तो वही एंगल जो है हमारे पास दोनों प्लेन्स के बीच का भी एंगल हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको वेक्टर अलजेब्रा से, जो चैप्टर 10 है हमारी क्लास का, हमारे एनसीईआरटी बुक का, तो उसमें से अब दो वेक्टर्स के बीच, मतलब हमारा जो काम अब रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होके रह गया कि आप सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल दीजिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर और मॉड ऑफ n2 वेक्टर। बस यही फॉर्मूला आपको यूज करना है दो प्लेन्स के
बीच का एंगल निकालने के लिए। ठीक है, अब मान रखिए कि आप कार्टेशियन इक्वेशन में डील कर रहे हैं, तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म का होगा, अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दिए हुए हैं प्लेन के। ये जो फॉर्मूला है ये हम वेक्टर फॉर्म में लगा सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए। और वेक्टर फॉर्म कैसा सा होता है प्लेन का, आप सबों को पता है। जैसे अगर पाई1 हम लिख रहे हैं तो आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये पाई2 के लिए इक्वेशन हम बना सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू n2, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन होता है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। तो यहाँ से आप n1 और n1 यहाँ से, n2 यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हैं और फिर आप उनको फॉर्मूले में डाल करके कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें एक्यूट एंगल चाहिए तो हम मॉड लगा लेंगे, पर उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, हमने ऐसे तो शुरुआत तो वैसे की थी कि भाई जो हम वहाँ पर मॉड लगा देंगे, एक्यूट एंगल निकाल लेंगे, पर हमें एंगल निकालना है, काम से काम है, तो हम जो है मॉड ना ही लगाएं तो काम चल जाएगा, तो हम मॉड नहीं ही लगाते हैं। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर, तो आपको पता है कि जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दिए होते हैं तो आप n1 और n2 वेक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। या फिर इसके लिए अगर आप पूरा स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला चाहते हैं तो वो इस तरह से हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और दूसरा वाला रूट अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, मॉड डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें एंगल निकालना है, तो वो हम एक्यूट एंगल निकाल लें या ऑब्ट्यूस एंगल निकाल लें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास कार्टेशियन फॉर्म के लिए मिल गया, इसको आप कार्टेशियन फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और करेंगे तो सीधा सीधा आंसर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि दो प्लेन्स पैरेलल कब होंगे। तो कंडीशन फॉर पैरेललिज्म जो होगा उसके लिए ये है कि दोनों नॉर्मल वेक्टर आपस में पैरेलल होने चाहिए। इसको आप फिगर से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास एक प्लेन ये है, एक दूसरा प्लेन ये है, मान रखिए कि ये दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं, तो आपके पास इस पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे अगर ये पैरेलल प्लेन्स हैं तो। ठीक है, मतलब ये पाई1 है, ये पाई2 है, तो यहाँ पर n1 वेक्टर और n2 वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे। मतलब n1 और n2 जब पैरेलल होंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि n1 क्रॉस n2 जो है वो 0 वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है, जबकि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिज्म के लिए, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिज्म के लिए हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलरिज्म के लिए हमारे पास यहाँ पर होगा कि n1 वेक्टर जो है परपेंडिकुलर टू n2 हो जाएगा। ये भी हम एक फिगर से देख सकते हैं। यहाँ पर मान रखिए कि हमारे पास इस तरह के दो प्लेन्स हैं, एक परपेंडिकुलर है दूसरे पे। ठीक है, तो ये देखिए फिगर में आपको पता चल रहा होगा ये परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा और यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मतलब n1 वेक्टर
और n2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि n1 डॉट n2 इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कुछ अननोन दे देंगे लाइक लैम्डा या के या म्यू, इस तरह का कुछ भी अननोन दे सकते हैं। अननोन दे के आपको पूछ सकते हैं कि भाई दो प्लेन्स जो है परपेंडिकुलर हैं तो आप लैम्डा की वैल्यू निकालिए, या दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो लैम्डा की वैल्यू निकालिए, या जो भी अननोन आपको दिया होगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा जा सकता है पेपर में। तो ये जो है दो कंडीशंस हम डायरेक्टली लगाते हैं। वी डोंट गो टू फाइंड द एंगल्स afresh इन दीज केसेस। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमने आज डिस्कस किया। अब जिस तरह से हमने बाकी सारे वीडियोस में जो M&C एजुकेशन के द्वारा अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पे, तो M&C एजुकेशन चैनल पर, तो उसमें हमने हर एक सेशन में जो है क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो आइए अब हम इस कंसेप्ट के बेसिस पे जो हमने आज किया है उसके बेसिस पर तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स r डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 6 एंड r डॉट i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 5। इसको करना है तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो n1 वेक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास n1 वेक्टर क्या है, तो वो है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, एंड दूसरा वाला जो है वो है n2 वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम मान लेंगे कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन the given planes, therefore cos theta will be equal to n1 vector dot n2 vector by mod of n1 vector into mod of n2 vector। now n1 dot n2 निकालना है तो n1 ये है, n2 ये है, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2, फिर माइनस 1 और फिर प्लस 2, ठीक है। अपॉन में आएगा रूट अंडर ऑफ 2 स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ये आई जे के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करने से हमें मॉड्यूलस मिल जाता है, मॉड मिल जाता है। n2 में भी हम वही करने वाले हैं, 1 का स्क्वायर 1, फिर दूसरे में भी j का भी कोफिशिएंट देखिए 1 है तो वो भी 1 आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, अपॉन में आएगा रूट अंडर ऑफ 6 इंटू रूट अंडर ऑफ 6, ठीक है। इस तरह से ये 3/6 हो गया, क्योंकि दो रूट अंडर 6 को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बिना रूट के एक 6 बन जाता है। दो रूट अंडर 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो बिना रूट के 6 बन जाता है। और फिर जब हम इनको कैंसिल कराएंगे 3 से 6 2 टाइम्स में चला जाता है। तो ये बेसिकली कॉस थीटा की वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा अगर 1/2 आ गया है तो हम कॉस की टेबल में देखते हैं कि 1/2 किस एंगल के लिए हमें मिलता है, तो वो मिलता है हमें 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 60 डिग्री जो है हमारा एंगल हो जाएगा, रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा बिटवीन द प्लेन, या फिर हम 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं तो वो π/3 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 60 डिग्री या फिर π/3। आप सिर्फ एक ही वैल्यू लिखिए, या तो 60 डिग्री लिखिए या π/3 लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
यहाँ पर फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15। ये दो प्लेन्स के इक्वेशंस दिए हुए हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में हैं, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम n1 वेक्टर निकाल सकते हैं। आपको बताया था x y z का कोफिशिएंट्स जो है, x y z के कोफिशिएंट्स से हमें n1 वेक्टर और n2 वेक्टर या सिंपली n वेक्टर मिलेगा। अभी चूंकि दो हैं इसलिए हमें n1 और n2 से उन्हें रिफरेंस करने की जरूरत होगी। तो यहाँ n1 वेक्टर जो है वो हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, जबकि n2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर वही बात, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n1 और मॉड ऑफ n2। फिर हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे। n1 डॉट n2 तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा, 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में रूट अंडर ऑफ ये भी वही है 1 प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा, जबकि दूसरा वाला हमारा 4 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, ये सेम ही आंसर आ गया पिछले जैसा, ये आ गया 3/6 जो कि 1/2 होगा। वहाँ पर हमने देखा था कि थीटा इज इक्वल टू क्या आया था 60 डिग्री या फिर π/3, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान रखिए कि हम कार्टेशियन फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये मतलब एक तरह से आपको अल्टरनेट वे हो गया, दूसरा तरीका हो गया इसको करने का। देखिए प्लेन की इक्वेशन आप देखिए, x प्लस वाई प्लस 2z है इज इक्वल टू 9 है, तो हम यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 9 एक है प्लेन, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है देखिए 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15, 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पर देयरफॉर a1 आपका 1 है, b1 1 है, c1 2 है। ठीक है, a1 1 है, b1 1 है, c1 2 है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ x y z हैं पहले इक्वेशन के। फिर दूसरे इक्वेशन के भी कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे, उनको हम a2 b2 और c2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, c2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अगर हम ये सपोज कर लें कि थीटा इज द एंगल, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द गिवन प्लेन्स, बिटवीन द गिवन प्लेन्स। तो देयरफॉर यहाँ पर कॉस थीटा का वो वाला फॉर्मूला हम सीधा सीधा लगाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू हमने क्या किया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और फिर रूट अंडर ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये वैल्यूज लगा देते हैं, तो a1 इंटू a2 हमारा 1 इंटू 2, b1 इंटू b2 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 c1 इंटू c2 के बराबर 2 इंटू 1। समझ पा रहे हैं, अपॉन में a1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, c1 इज 2 का स्क्वायर, फिर दूसरे में भी इसी तरह से 2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर इज -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 2 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 2 जो है 2 हो गया,
-1 हो जाएगा इसका, और इन दोनों का हो जाएगा +2 अपॉन में रूट अंडर ऑफ 1 + 1 + 4 तो 6 हो गया, 4 + 1 + 1 6 हो गया, तो ये आ गया 3/6 जो कि 1/2 है। तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री या फिर π/3। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म लगा करके भी हम बड़े आराम से वही एंगल निकाल सकते हैं जो कि हमें वेक्टर फॉर्म से आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैथ्स में जो है आपका आंसर मेथड डिपेंडेंट नहीं, वो कंक्रीट आंसर होना चाहिए। आइए अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द प्लेन्स r dot 2i minus j plus lambda k is equal to 5 and r dot 3i plus 2j plus 2k is equal to 4 are perpendicular, find the value of n। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिज्म एंड कंडीशन फॉर पैरेललिज्म कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि अगर दो प्लेन्स को परपेंडिकुलर होना है तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर n1 वेक्टर पहले निकाल लें, 2i माइनस जे प्लस लेमडा के है, एंड n2 वेक्टर अगर हम निकालेंगे तो वो है 3i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, फिर यहाँ पर सीधा हम अपने कंसेप्ट पे आ जाएंगे कि सिंस द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर हेंस क्या होगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से डॉट में हमें आई कैप के कोफिशिएंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है, तो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, -1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा, लेमडा इंटू 2 तो 2 लेमडा हो जाएगा। ये सारे मिलके 0 होने चाहिए, तो ये आ गया 4 प्लस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। अब जो है 2 लेमडा इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, 2 लेमडा इज इक्वल टू -4, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि देयरफॉर फॉर लेमडा इज इक्वल टू -2 गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, गिवन प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, नो प्रॉब्लम विद इट। आई होप कि आपको आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, वो कंसेप्ट को समझने में सहायक सिद्ध हुए होंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और कंसेप्ट को आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चंस देखना ज़रूरी है। I hope you have enjoyed this session. If you have enjoyed this session, please like this video, share it with your friends, and subscribe M&C Education for similar kind of videos, to get similar kind of videos in future, and press the bell icon so that you get notifications for all upcoming videos of M&C Education. Thank you. Thanks a lot.